नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। मध्यकालीन भारत का दिल आखिर कहाँ धड़कता था? जवाब है उत्तर प्रदेश में। देखिए, यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्टेज था जहां बड़ी बड़ी सल्तनतें और साम्राज्य बने, आपस में टकराएं और फिर इतिहास का हिस्सा बन गए। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक धरती की कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश की जमीन में ऐसा क्या खास था कि ये भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों के लिए पावर का सेंटर बन गया। इसका जवाब छिपा है कुछ खास शहरों और किलों में, जहां इतिहास ने सबसे अहम मोड़ लिए। आइए एक एक करके इन जगहों के राज खोलते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है आगरा से, एक ऐसा शहर जिसकी कहानी एक छोटे से कस्बे से शुरू हुई और मुगल साम्राज्य के शाही दिल मतलब इंपीरियल हार्ट तक जा पहुंची। देखिए, आगरा का जो उदय है ना, वो किसी एक शासक की देन नहीं था। इसकी नींव तो 1504 में सिकंदर लोधी ने रखी थी, लेकिन इसे शाही राजधानी का दर्जा दिया बाबर ने। पर असली बदलाव वो तब आया जब अकबर ने यहाँ वो विशाल किला बनवाया जो आज भी अपनी शान से खड़ा है। जहांगीर के दौर में इसकी शानो शौकत और बढ़ी, और फिर आए शाहजहां, जिन्होंने इसे मोहब्बत और वास्तुकला की उस अमर निशानी से हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। पर आगरा की ताकत सिर्फ किले की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी। ये एक धड़कता हुआ आर्थिक दिल था। यहाँ से व्यापार के रास्ते पूरे साम्राज्य में फैलते थे, और हाँ, ये ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ तक कि आसपास की जमीन पर जो नील उगता था ना, वो यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था। सोचिए, ये इसके आर्थिक शक्ति की बस एक छोटी सी मिसाल है। जहांगीर के दौर में न्याय का एक ऐसा अनोखा सिस्टम था जिसकी आज हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां कोई भी आम नागरिक बिना किसी दरबारी के अपनी शिकायत सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता था। इसे कहते थे न्याय की जंजीर। और नहीं, ये कोई कहावत नहीं थी, बल्कि सोने की एक असली जंजीर थी जो शाही किले से यमुना के किनारे तक लटकती थी। कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे जाकर खींच सकता था, और उस जंजीर की खनक वो सीधे बादशाह तक पहुंचती थी। तो ये सिर्फ न्याय का एक तरीका नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि बादशाह की पहुंच हर किसी तक है। अब देखिए, आगरा की वास्तुकला का जिक्र हो और ताजमहल का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ताजमहल से भी पहले एक ऐसी इमारत बनी थी जिसने उसकी खूबसूरती की नींव रखी। ये था एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसे महारानी नूरजहां ने अपने पिता के लिए बनवाया था। ये शाही शान से ज्यादा एक बेटी का अपने पिता के लिए प्यार था। इसी मकबरे ने एक नई कला को जन्म दिया जिसे कहते हैं पित्रादुरा। जरा कल्पना कीजिए, सफेद संगमरमर को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करना और उस पर कीमती पत्थरों से चित्रकारी करना। इस तकनीक ने बेजान पत्थर में जैसे जान डाल दी और मुगल आर्किटेक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये मकबरा इसी कला का पहला और सबसे खूबसूरत उदाहरण माना जाता है। आगरा की ये शानो शौकत सिर्फ मुगल इतिहास में ही नहीं, बल्कि उस दौर के यूरोपियन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। रैल्फ फिच जैसे यात्री जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने लिखा कि ये शहर अत्यधिक विशाल है। उनकी आंखों देखी गवाही आगरा की उस भव्यता पर एक तरह से मुहर लगाती है। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ भव्य राजधानियों से नहीं चलता, उसे चलाने और बचाने के लिए चाहिए होते हैं मजबूत किले। उत्तर प्रदेश की कहानी में ऐसे ही दो किरदार हैं, कड़ा और कालिंजर, वो चट्टानी चाबियां जिनके बिना सल्तनत का ताला खुल ही नहीं सकता था। ये दोनों ही सत्ता की चाबियां थी, लेकिन इनके ताले अलग अलग थे। कड़ा एक इक्ता था, यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जहां से पूरे प्रांत पर हुकूमत चलती थी। ये वो जगह थी जहां से राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पंख मिलते थे। वहीं दूसरी तरफ कालिंजर, वो एक अजेय पहाड़ी किला था। इसे जीतना सिर्फ जमीन पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत का ऐलान करना था। और कड़ा की जमीन, वो गवाह है इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिशों में से एक की। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बनाकर भेजा गया था। उसने कड़ा को अपनी ताकत का अड्डा बनाया, यहीं से देवगिरी पर हमला करके बेहिसाब दौलत लूटी
और फिर 1296 में इसी जगह पर अपने चाचा और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को धोखे से मारकर दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया। कड़ा उसकी कामयाबी की वो पहली सीढ़ी बना जो खून से सनी हुई थी। खिलजी की कहानी तो बस एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश की धरती पर शक्ति और महत्वाकांक्षा का ये खेल सदियों तक चलता रहा, जहां बस एक फैसले या एक लड़ाई से साम्राज्यों की किस्मत पलट जाती थी। अब चलते हैं साल 1545 में कालिंजर के किले में। यहाँ एक घेराबंदी चल रही थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी, लेकिन वैसे नहीं जैसे किसी ने सोचा था। हुआ ये कि किले की दीवारों को उड़ाने के लिए रखा बारूद का एक ढेर अचानक फट गया और इसकी चपेट में आ गया खुद वो बादशाह जो उस दौर के सबसे काबिल शासकों में से एक था, शेरशाह सूरी। इस एक धमाके ने न सिर्फ एक महान शासक की जान ले ली, बल्कि इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये इस बात की मिसाल है कि उस दौर में जंग सिर्फ तलवारों से नहीं, किस्मत से भी लड़ी जाती थी। इस पूरे इलाके पर कब्जे की जंग समझिए कभी थमी ही नहीं। 12वीं सदी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोयल और कालिंजर को जीता, तो वहीं पृथ्वीराज चौहान ने गढ़ कुंडार पर कब्जा किया। सदियां बीत गई, लेकिन कालिंजर की अहमियत कम नहीं हुई। देखिए, 1569 में अकबर ने इसे जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया। सत्ता का झंडा लगातार बदलता रहा, लेकिन जमीन वही रही। कहते हैं ना, साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा अक्सर घर के अंदर ही होता है। 1659 में खजूहा की लड़ाई इसका जीता जागता सबूत है, जहां औरंगजेब की तलवार अपने ही भाई शाह शुजा के खिलाफ उठी। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि मुगल तख्त के लिए हुए खूनी संघर्ष का वो निर्णायक मोड़ था जिसने औरंगजेब के लिए दिल्ली का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। तो इन लड़ाइयों, साजिशों और शानदार इमारतों के बाद आखिर बचा क्या? वो विरासत जो आज भी पत्थरों और कहानियों में जिंदा है और मध्यकाल की गूंज हम तक पहुंचाती है। तो इस सब का सार क्या है? यही कि मध्यकाल का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा है। ये उत्तर प्रदेश के किलों की दीवारों पर, मकबरों के पत्थरों पर और यहाँ की हवा में घुली कहानियों में आज भी सांस ले रहा है। ये एक जीती जागती विरासत है जिसे हम आज भी देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये किले और मकबरे हमें याद दिलाते हैं कि हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, किसी की जीत की, किसी की हार की, किसी की महत्वाकांक्षा की। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने शहर की पुरानी दीवारों और इमारतों के पीछे ऐसी कौन सी कहानियां दफन हैं जिनके बारे में हम शायद जानते भी नहीं। अगली बार जब कोई ऐसी जगह से गुजरे तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा।